हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के पीछे आफ्टर ऑल रियल रणनीति क्या थी और यहाँ पर भारत के हित और इंटरेस्ट कैसे अफेक्टेड हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो रियल गेम वेनेजुएला में था, चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऑयल ट्रेड या किसी भी तरीके से रेजिम चेंज का ऑपरेशन नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का जो भी रवैया वेनेजुएला में देखने को मिला, उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो अमेरिका की जो स्ट्रैटेजिक लेवल पर एनर्जी ज्योग्राफी है उसको रीअसर्ट करना चाहता था, जो कि एज ऑफ नाउ उसके राइवल्स रशिया और चाइना के हाथ में जहागिरी थी। इस रीजन से हम देखें तो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव वेनेजुएला में इस ऑपरेशन का था कि जो डॉलर ऑयल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना और अमेरिका के जो ऑयल इंटरेस्ट्स हैं डोमेस्टिक लेवल के, उनको रिवाइव करके वापस से प्लेयर बनाना। और वेनेजुएला आज की डेट में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसी परिस्थिति में वहाँ पर खड़ा था। वेनेजुएला के पास आप जानते हैं कि वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से अमेरिका के सैंक्शंस वेनेजुएला पे लगाए गए थे, इसके कारण वेनेजुएला के जो ऑयल एसेट्स में मिसमैनेजमेंट था, जिसकी वजह से वेनेजुएला को पॉलिटिकल आइसोलेशन भी झेलनी पड़ी। उसकी वजह से ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन वेनेजुएला का काफ़ी डिप कर चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना और रशिया ने इस पर्टिकुलर वैक्यूम को फिल करने की पूरी कोशिश करी। चाइना ने वेनेजुएला को ऑयल बैक्ड लोन्स प्रोवाइड करे थे, जिसके तहत वेनेजुएला जो है बहुत ही सस्ते रेट पर क्रूड ऑयल को मैन्युफैक्चर करके रिफाइन करके वर्ल्ड को सप्लाई कर रहा था। वहीं पर रशिया ने एक शैडो शिपिंग नेटवर्क के तहत पूरे के पूरे अमेरिका के वेस्टर्न हेमिस्फेयर में इन सैंक्शंस को बाईपास करते हुए अपने अलग अलग प्रकार की शिप्स के तहत यहाँ पर ऑयल ट्रेड को वेनेजुएला के साथ बरकरार रखा था। इस कॉन्टेक्स्ट में जो अमेरिका की सैंक्शन स्ट्रेटेजी थी वो बैकफायर करके इस तरीके से क्रम्बल कर गई कि इवेंचुअली उसका आउटकम अगर फ़ायदा किसी को मिला तो वो और कोई नहीं बल्कि रशिया और चाइना, जो दोनों कोर एडवर्सरीज अमेरिका के हैं, उनको। ये चीज़ ट्रंप को डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं थी। इस रीज़न से ट्रंप ने जो वेनेजुएला की पॉलिसी डिज़ाइन करी, उसमें सिर्फ निकोलस मदुरो को उसने पनिश नहीं करना था, बल्कि पनिश करने के साथ साथ जो ये राइवल्स का रशिया चाइना का कंट्रोल था, इसको भी चेक करते हुए वेनेजुएला के पूरे ऑयल फ्लोज को रीरूट करके वापस अमेरिका के सुपरविजन में लाने की उसकी पूरी की पूरी कोशिश थी। ये गेम प्लान के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बात तो अपना काम करने की यहाँ पर जो कोशिश करी, हमने वो देखने को यहाँ पर एक ऑपरेशन समझा। दूसरी बात यह है कि वेनेजुएला जो है आज की डेट में, आज ट्रंप के साथ जब एंगेज कर रहा है तो वो एक अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ट्रांजैक्शनल और कोअर्सिव रिलेशनशिप में आ चुका है, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से जिस प्रकार से वेनेजुएला को चोक कर दिया गया था, वो चीज़ डेफिनेटली ना तो वेनेजुएला के फेवर में थी ना ही अमेरिका के फेवर में थी। बट अब कंसिडरिंग कि अमेरिका ने अपना लीवरेज वापस से यहाँ पर चला लिया है और यहाँ पर जिस तरीके से अब एक सिलेक्टिव लेवल पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, इसके तहत ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की जो ट्रेजरी है वो अब कहीं ना कहीं अमेरिका की कंपनीज को और फर्म्स को और अमेरिका के जो रिफाइनर्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर पाएगी, क्योंकि अब वो वेनेजुएला में जाकर इस ऑयल को रिफाइन करना शुरू करेंगे। अब ये जितना भी वेनेजुएला का हैवी क्रूड ऑयल है, ये आज की डेट में अमेरिका के जितने भी गल्फ कोस्ट पर रिफाइनरीज हैं उनमें वापस पहुंचेगा। और इसकी वजह से एक चीज़ तो तय है कि अमेरिका के अंदर जितने भी उसके सोवरेन ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं वो अब यहाँ पर गेन करके इस एक्सपोर्ट मार्केट को वापस से डोमिनेट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस पूरे गेम प्लान के पीछे एक डीपर फाइनेंशियल एंगल भी है। वो ये है कि वेनेजुएला के ऑयल का अमेरिका के पास वापस आ जाने से अब कहीं ना कहीं डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड और यूएस बैंकिंग चैनल्स का दबदबा दोबारा से बढ़ेगा। ट्रंप हमेशा से ये चाहता था कि डॉलर का कोई रिप्लेसमेंट ना ढूंढा जाए, पेट्रो डॉलर सिस्टम हमेशा से स्ट्रांग रहे। और चाइना यहाँ पर जब युआन बेस्ड ऑयल सेटलमेंट कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू वेनेजुएला, तो वेनेजुएला जो है वो एक नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन को एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और ये नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन को एक्सपेरिमेंट चाइना के साथ ही नहीं बल्कि उसने चाइना के साथ साथ रशिया के गाइडेंस में भी की थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप के इस इंटरवेंशन से ये जो युआन बेस्ड नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन सेटलमेंट है, ये भी अब कंप्लीटली क्लोज हो गया है। और इसके क्लोज हो जाने से एक चीज़ क्लियर है कि अब जितने भी मेजर ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के अंदर हैं, इसके साथ साथ जो ऑयल का पूरा ट्रेड है वो अब वापस से डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम में ही आएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया वेनेजुएला से काफ़ी सारा हेवी क्रूड ऑयल पहले तो इंपोर्ट करता था, पर जब से इंडिया के रिफाइनर्स के ऊपर
एक प्रॉब्लम आई कि अमेरिका ने यहाँ पर सैंक्शंस लगाए तो इंडिया के जो रिफाइनर्स थे उन्होंने वेनेजुएला से ऑयल खरीदना बंद कर दिया और वो मिडिल ईस्ट और रशिया की ओर शिफ्ट हो गए। लेकिन अब ट्रंप की इस नई स्ट्रैटेजी के तहत वेनेजुएला की मार्केट टेक्निकली अब इंडिया के रिफाइनर्स के लिए दोबारा ओपन हो गई है। लेकिन यहाँ पर अब कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस ये हैं कि अगर आज इंडिया किसी प्रकार का तेल खरीदेगी वेनेजुएला से तो वो तेल उसको खरीदना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली एक यूएस अप्रूव्ड फ्रेमवर्क के तहत, जिसमें पेमेंट मैकेनिज्म्स हों, शिपिंग रूट्स हों या लीगल क्लियरेंसेज हों। ये सारी की सारी चीज़ें अब वॉशिंगटन डिसाइड करेगी। और अगर अमेरिका डिसाइड करेगी कि इंडिया के किस प्रकार से पेमेंट मैकेनिज्म, शिपिंग रूट्स, लीगल क्लियरेंसेज इस वेनेजुएला के ऑयल को लेकर दिए जाएंगे तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक समस्या क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इवेंचुअली इंडिया की जो रूम एंड स्पेस है एनर्जी डिप्लोमेसी की, जो कि एक इंडिपेंडेंट एनर्जी डिप्लोमेसी रही है हमेशा से, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक प्रेशर पॉइंट बनने की कोशिश करेगा। शॉर्ट टर्म में देखा जाए इंडिया डेफिनेटली किसी भी तरीके से हर्ट नहीं है, क्योंकि इंडियन रिफाइनर्स ने ऑलरेडी रशिया के क्रूड ऑयल को खरीद के एक हैवी ऑयल गैप जो यहाँ पर इमर्ज हो रहा था वेनेजुएला के तहत, उसको तो फुलफिल कर ही लिया है। और ग्लोबल मार्केट्स भी इस मोमेंट पर जितने भी प्राइस शॉक्स हो रहे थे वेनेजुएला के इस ऑयल की वजह से, जो सैंक्शनड था उसकी वजह से वो रशिया और चाइना बैक्ड ऑयल की तरह से ग्लोबल लेवल पर ऑयल मार्केट्स में किसी भी तरीके के प्राइस शॉक्स को नहीं आने दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने इस ऑपरेशन के तहत एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल देने की कोशिश करी है, और वो स्ट्रैटेजिक सिग्नल सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके का जो ऑयल ट्रेड है वो ऑयल ट्रेड अब सिर्फ एनर्जी लेवल पर नहीं बल्कि उसके लार्जर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी देखे जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट जो हमने यहाँ पर देखा वो था कि किस तरीके से डॉलर डिनोमिनेशन का जो है वापस से री एंट्री हो रही है। इंडिया के लिए इस पूरे गेम प्लान में एक पॉजिटिव पॉइंट भी मुझे दिखता है, ये आप लोगों को भी याद रखना है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर लॉन्ग रन में वेनेजुएला का ऑयल सेक्टर मान लीजिए स्टेबलाइज करता है, चाहे वो यूएस के ओवरसाइट में करे, इंडिया के जो लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज अभी इस मोमेंट पर पहली बात पड़े थे वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, इंडिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के तहत वेनेजुएला के आसपास करी थी वो भी रिकवर हो जाएंगी। और इस रिकवरी के लैंडस्केप में यूएस जो है अगर वो रूल सेट करता भी है फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररीली, तो इंडिया के लिए एटलीस्ट जो लॉन्ग रन में एक फाइनेंशियल रिलीफ है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा। लेकिन यहाँ पर बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। बिगर पिक्चर ये है कि ट्रंप का ऑयल का वेनेजुएला का जो ये गेम है ये रीइंफोर्स करता है एक ऐसी स्ट्रैटेजी को कि एनर्जी आज की डेट में अब केवल एक मार्केट कमोडिटी ही नहीं बल्कि यहाँ एक जियोपॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी तरीके से जो ऑयल फ्लोज हैं अगर उनको कंट्रोल किया जाए, और यहाँ पर जो ट्रंप की ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने राइवल्स को डिसिप्लिन करें, एलाइज को रिवॉर्ड करें और ग्लोबल फाइनेंशियल पावर को शेप करें, तो ये सारी चीज़ें ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्लियरली होती हुई दिख रही हैं। इंडिया के लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी और लेसन इस पूरे एपिसोड से फिर यही रहेगा कि वो अपने एनर्जी रिसोर्सेज की जो इम्पोर्ट्स हैं उनको पहली बात तो डाइवर्सिफाई करती रहे, और डाइवर्सिफाई भी इस तरीके से करें कि किसी भी तरीके से कोई जियोपॉलिटिकल लेवल पर डिपेंडेंसी इंडिया को अगर चाहिए हो तो उस डिपेंडेंसी में इतने भी डिपेंडेंट ना हो जाए कि कल को कोई जियोपॉलिटिकल लेवल पर लीवर प्रयोग करके वो देश हमारे ऊपर आर्म ट्विस्टिंग कर पाए। तो इन शॉर्ट वेनेजुएला की पूरी सिचुएशन के एनालिसिस को आपने इस नज़रिए से देखना है। थैंक यू।